अभी क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। टू ट्रांसपेरेंट स्लैब्स having equal thickness but different refractive indices mu1 and mu2 are pasted side by side to form a composite slab. The slab is placed just after the double slit in a Young's experiment so that the light from one slit goes through one material and the light from the other slit goes through the other material. What should be the minimum thickness of the slab so that there is a minimum at the point P naught which is equidistant from the slits. तो ये वो IDSE का सेटअप दिखाया हुआ है। ये वो कंपोजिट स्लैब जिसमें से ऊपर वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। ये स्लिट्स S1 और S2। तो ऐसा बोला हुआ है कि ऊपर से जो लाइट बीम जा रही है, ये ब्लू कलर मैंने यूज किया हुआ है, तो ये जो बीम है ये ऊपर वाले से पास होती है स्लैब से और ये नीचे वाली इससे पास होती है, ऐसा बोला हुआ है। ऐसा कहा है हमसे, स्लैब इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द डबल स्लिट इन YDSE so that light from one slit goes through one material and the other light from the other slit goes through the other material. फिर बोला है what should be the minimum thickness of the slab so that there is a minimum at the point P naught which is equidistant from the slits. अब ये यदि नहीं होता स्लैब वैब तो S1 S2 से चलने वाली लाइट यहाँ जब पहुंचती तो यहाँ क्या फॉर्म होता, यहाँ फॉर्म होता सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बी नॉट। और इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होता, तो नीचे पहले कौन मिलता, पहले मिलता हमको D1, फिर क्या मिलता B1, ऐसे नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ भी D1 मिलेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डार्क फिर मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट। तो हमसे बोला है कि इसकी थिकनेस मान लेते हैं T है, क्या बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोला तो हमने मान लिया कि इन दोनों स्लैब्स की थिकनेस कितनी है T, इक्वल थिकनेस के हैं ये दोनों ही, मटेरियल अलग है इसलिए म्यू1 म्यू2 अलग है, थिकनेस सेम है। तो हमको बोला है मिनिमम थिकनेस कितनी हो स्लैब की, ताकि P नॉट पर, ये इस पॉइंट को बोला है इन्होंने P नॉट पर क्या बनने लगे, मिनिमम बनने लगे। पहले क्या बन रहा था, इनके एब्सेंस में यहाँ बन रहा था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, उसकी जगह क्या बनने लगे, उसकी जगह मिनिमम यानी डार्क फ्रिंज बन जाए, मतलब ये वाला जो डार्क है वो यहाँ खसक जाए। बस ये हम चाह रहे हैं इन स्लैब्स को रखने की वजह से D1 की पोजीशन अब P नॉट पर हो जाए। और इसी की क्यों, क्योंकि आगे भी तो होंगी फ्रिंजेस, इसके आगे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा D2, फिर यहाँ मिलेगा B2 एक्सेट्रा, तो ये यहाँ आ जाए तब भी तो मिनिमम बनेगा, पर हमसे बोला है मिनिमम थिकनेस कितनी हो, इसलिए हम इसे लेंगे। और ये कितना होता है, किसी भी ब्राइट फ्रिंज से के सेंटर से डार्क फ्रिंज के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है फ्रिंज विड्थ का आधा, बीटा बाई 2। तो अब हमको शिफ्ट निकाल के उसे बीटा बाई 2 से इक्वेट कर देना है। अब इस वाली स्लैब की वजह से शिफ्ट कहाँ आएगा, ऊपर S1, और इसकी वजह से शिफ्ट कहाँ आएगा, नीचे S2। तो हाल फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये ज्यादा है, कौन ज्यादा है, म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, ये ज्यादा है। तो इसके ज्यादा होने पर ये वाला शिफ्ट ज्यादा होगा, और वो कितना हो जाएगा, तो आप उसका फॉर्मूला जानते हो, हमने अभी पिछले सवाल में उसको डिराइव किया था, बीटा फिर म्यू1 यदि ग्रेटर है तो म्यू1 माइनस म्यू2 इंटू टी अपॉन क्या आता है यहाँ लैम्बडा। ये होता है शिफ्ट, नेट शिफ्ट, और नेट शिफ्ट को किससे इक्वेट कर दें हम, बीटा बाई 2 से, तो आंसर आ गया बीटा बाई 2 से। हमने उसे बीटा बाई 2 से ही क्यों, अभी मैंने बोला था क्योंकि हमको मिनिमम थिकनेस चाहिए यानी मिनिमम शिफ्ट चाहिए, और मिनिमम शिफ्ट चाहिए तो इसको यहाँ आना चाहिए, तो बीटा बाई 2 से हमने इसे इक्वेट कर दिया कि बीटा कैंसिल आउट होकर ये निकल आई हमारे पास में मिनिमम थिकनेस। तो मिनिमम थिकनेस कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 म्यू1 माइनस म्यू2। तो अब दिमाग में ये आता होगा कि मान लो ये ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कौन ज्यादा हुआ, म्यू2 ज्यादा हुआ तो क्या होगा, तो होगा ये कि नेट शिफ्ट नीचे आएगा, तब ये वाला डार्क यहाँ आ जाएगा, तो बीटा बाई 2 उसे भी खिसकना है। बस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक आंसर और बन सकता है, वो क्या, T अपॉन 2 इंटू म्यू2 माइनस
mu1। ऐसा भी हो सकता है कब, इफ mu2 इज ग्रेटर देन mu1। ये हमने सॉल्व किया था, ये इस कंडीशन में किया था, mu1 इज ग्रेटर देन mu2, तब ये आंसर आएगा, और mu2 ग्रेटर होगा तो वो आंसर आएगा। इस झगड़े से बचने के लिए ये आएगा वो आएगा, हम क्या कर लेते हैं, टी मिनिमम को इस तरह लिख लेंगे, टी मिनिमम विल बी लैम्डा अपॉन 2 और इसका मॉड्यूलस, सिर्फ मैग्नीट्यूड साइन के बगैर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सवाल तो आसान है, पर ये सोचना, क्योंकि आपको यदि ये नहीं पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरह का फॉर्म होता है और ये भी कब होता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं, सब आपने पढ़ी हुई हैं। इनिशियल फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए तब ये होगा, ऐसा सब कुछ, तो वो कंडीशंस भी रिवाइज करना चाहिए आपको, थ्योरी भी उसकी सुनना समझना चाहिए। और कुछ तकलीफ हो तो पेन ड्राइव कोर्स है हमारा, वो आप ले सकते हैं, तो आपको यही नहीं बल्कि हर टॉपिक की बिल्कुल गहराई तक थ्योरी मिलेगी, बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ है सब कुछ, और सब कुछ जो कुछ भी है वो सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो उससे आप फायदा ले सकते हैं आप चाहें तो। तो ये आ गया इसका आंसर।